तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो ये मोल फ्रैक्शन क्या है वो अपने को सीखना है आज। ठीक है ना, तो ये बहुत काम आएगा आपके टॉपिक को, ढंग से पढ़िएगा आप, है ना। भाभी का सोचते वीडियो बार बार स्टॉप हो रही है, वो बेटा अभी एंटर कर रहे हैं ना ये बार बार बच्चे, इसलिए हो रहा है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो इससे समझो आप, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना बड़ा आसान है। देखिए, एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने सॉल्यूट को बोल दिया ए, सॉल्वेंट को बोल दिया बी, बोल सकते हैं। ध्यान रखना, ए मैं सॉल्यूट को ले रहा हूं और बी मैं सॉल्वेंट को ले रहा हूं। ठीक है, अपन ऐसा बोलें कि मान लीजिए इनके मोल्स क्या क्या है। मैंने बोल दिया कि सॉल्यूट के मोल Na है और इसके मोल Nb है, जो भी वैल्यू होगी वो दी रहेगी। समझ में आया? नहीं, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल Na है, के Nb है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए Na प्लस Nb, हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है ना। अब मान लीजिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मैं इसको लिखूंगा XA। जिसका निकालना है ना उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ऐसा करना है। समझ आ गया? आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या करना है, किसका निकालना है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं Nb, टोटल क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। देखो बड़ा सिंपल सा एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है, और मान लीजिए 8 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास एक पिक्चर है। हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन, 8 मोल ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आपसे कहे कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा आपको किसका निकालना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 2 और 8 10 हो गए कि नहीं हो गए, यानी कितना हो गया 4.2 हो गया। इसके निकाल लो 8 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 0.8 हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आई बात, बोलो समझ में आया? क्रिस कालरा से ये बेटा। तो अब आप एक चीज देखो, आप कितने कंपोनेंट ले लेना, 1 2 5 10 लाख, है ना, सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना वो बनाएगा। कितना है 0.2 0.8, 0.2 और 0.8 को जब जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, बनाएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं वो। अगर अपन ऐसा लें कि मेरे पास मान लीजिए 2 मोल A है, 3 मोल B है ना, 5 मोल C। ठीक है, 2 मोल A, 3 मोल B, 5 मोल C। आपको कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताना है। A के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 10, कितना आ गया 0.2। B के निकालने क्या करना है
बी के मोल कितने 3 डिवाइड बाई 10 क्या है, सी के निकालने हैं, बोलो कितना हो गया 5 बाई 10 कितना है 0। सबको जोड़ो, नहीं आ रहा भैया, बेटा सारे बच्चे टाइम से आ जाया करो तुम। तो सुनो, मोल फ्रैक्शन हमने कल ही सीखा था कि जब भी फ्रैक्शन आएगा ऐसा मतलब यूनिट अमाउंट पे डिसाइड करेंगे अपन। तो हमने ऐसा बोला कि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट ए है सॉल्वेंट बी है, मैंने मान लिया सॉल्यूट के मोल Na है, सॉल्वेंट के मान लिया Nb है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो अब इन दोनों को जोड़ देगा तो टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास, है ना। अब जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसको क्या करोगे, ऊपर रखो और डिवाइड बाय टोटल मोल। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जैसे ए का निकालना है तो ए के मोल ऊपर आ गए और टोटल आ गए नीचे, बी का निकालना है तो बी के मोल ऊपर आ गए, ये नीचे आ गए टोटल। जैसे देखो मैंने बोला एक कंटेनर में 2 मोल हाइड्रोजन और 8 मोल ऑक्सीजन है, तो हमें हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हाइड्रोजन के मोल 2, टोटल कितने हो गए 2 और 8 10 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 0.2 आ गया। मुझे ऑक्सीजन के निकालना है, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 8, टोटल कितने 10 0.8 आ गया। इधर देखो जैसे 2 मोल ए के, 3 मोल बी के और 5 मोल सी के, सबको जोड़ोगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, ए के क्या आ जाएंगे 2/10 क्योंकि इसके खुद के मोल 2 हैं, बी के क्या आ जाएंगे 3/10 और सी के क्या आ जाएगा 5/10। समझ में आ गया। तो जब भी किसी मिक्सचर के अंदर किसी पर्टिकुलर के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। समझ में आया। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखो, लिखिए लिखिए इन ए गिवन मिक्सचर, इन ए गिवन मिक्सचर when moles of particular component in a given mixture, when moles of particular component is divided by total moles, is divided by total moles, then this term, is known as mole fraction. Then this term is known as mole fraction. When moles of particular component and moles of particular component is divided by total moles, then this term is known as mole fraction. समझ में आ गया। ये आप नोट करें फटाफट, नोट करो इसको। अच्छा अगर मोल परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलो साहब। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, हाँ ठीक है। और मोल पीपीएम निकालना हो तो मोल पीपीएम बताओ 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। हाँ आप समझ आ गया ना करना क्या होता है, ठीक है ओके बच्चों। तो किसी को डाउट,
चलिए बात आगे बढ़ाएं। सबने नोट कर लिया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुनो, सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिखते देखो। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी भैया, ये यूनिट यूनिट लेस होगा। ठीक है, होगा यूनिट लेस होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? देखो, ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, तो मोल को मोल से डिवाइड करोगे तो यूनिट कहां से आएगी फिर? समझ में आ गया? मोल को मोल से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब हाँ रेशियो है ना ये, तो इसका मतलब ये यूनिट लेस होगा। अच्छा फिर देखो, नेक्स्ट मैं बोलूं कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्यों ऐसा क्यों बोला? बोलो साहब। देखो, इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं है ना? वॉल्यूम टर्म नहीं है। वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मोल तो उतने ही रहेंगे। वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आप लिख लेना, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होगी, यूनिट लेस होगी, क्योंकि ये मोल्स का रेशियो है और ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। हो गया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि इसका मोल फ्रैक्शन XA था, इसका XB था, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, सम कर दूं इनका, है ना, तो देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ होल कंपोनेंट वो हमेशा वन ही आएगा। तो एक हो चाहे दो, पांच हो, 10 हो, हमेशा बनाएगा। कैसे? देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू ये है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसकी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा? एन ए और एन बी। देखो दोनों एक ही चीज है, तो क्या आ जाएगा? रेशियो वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भैया। समझ में आ गई बात? दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वन ही आएगा ना? समझ में आ गया क्या? ये लाइन हर एग्जाम आ चुकी है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो और चाहे वो नीट का हो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स हमेशा क्या होगा? वन होगा। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि एक मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो बताओ दूसरे का मोल फ्रैक्शन बोलो। 0.9। समझ में आ गया? बोलो। एक का अगर 0.1 है, दूसरे का 0.9, कितने कंपोनेंट ले लें आप? एक, दो, पांच, 10? जैसे अगर आप तीन कंपोनेंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एनसी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एनसी, एलसीएम लोगे तो वही आएगा। समझ में आ गया क्या? है ना?
अब देखो सुनो, नेक्स्ट बात करें, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट 1। अब देखो, अगर मैं रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन लेता हूं, है ना, मैंने ए और बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिया, ये क्या आ रहा है देखो, Na/Nb आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा, समझ में आ रही है बात? मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही रहेगा जो मोल का रेशियो होता है, तो लिख लीजिए इस बात को, लिखिए भैया, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन is always equal to ratio of their moles, ठीक है? चलो बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मैंने क्वेश्चन में ये बोला कि इन aqueous solution of ethanol mole fraction of water is 0.4, then mole fraction of ethanol will be, तो 0.4 की जगह 0.6 कर दो, ठीक है? In aqueous solution of ethanol, mole fraction of water is 0.6, then mole fraction of ethanol will be, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो, हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। तो आपको किसका दे रखा है? वाटर का दे रखा है, आपको किसका निकालना है? इथेनॉल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ जाएगा 0.4, ठीक है? चलिए बताइए, ऐसा बोला मैंने, इन ए gaseous mixture moles of SO2 and O2 are similar, then mole fraction of these gases will be, बताओ क्या आएगी वैल्यू? 0.5 आ जाएगी, बोलो। इन दोनों का क्या होगा? दोनों का कह रहा है मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोल्स सिमिलर है, इन ए gaseous mixture moles of SO2 and O2 are similar, मतलब जो SO2 के लोगे वही O2 के लोगे, SO2 का 1 तो O2 का भी 1, SO2 का 100 तो O2 का भी 100, इक्वल लेने हैं, समझ में आ गई बात? तो देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताओ, लेट मोल्स ऑफ O2 मैंने 1 ले लिया, देन मोल्स ऑफ SO2 वो भी 1 हो गया, है ना? तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 1/1 + 1 यानी कितना आ गया? 0.5 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो जब भी इक्वल मोल्स होंगे, इक्वल मोल्स जब भी होंगे, मोल फ्रैक्शन हमेशा 0.5 आएगा, ये ध्यान रखें, समझ में आया? इन क्वेश्चन में किसी को डाउट? हाँ करो ना, x लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लो, ये x तो ये x + x 2x हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी लेके कर लो, इक्वल होना चाहिए बस।
हो गया साहब? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए कंटेनर 3 ग्राम मीथेन एंड 3 ग्राम O2 are present, then calculate mole fraction of both cases। निकालिए। एक कंटेनर के अंदर 3 ग्राम क्या है? मीथेन। प्रज्ञा फलोदिया गलत कर रहे हैं आप। अरे मास दिया है, पहले मोल निकालो। तृतीया सही है। मैंने मास दिया है अभी, पहले मोल निकालो। जब भी मोल निकालना हो क्या करना पड़ेगा? एमडी डिवीजन करना पड़ेगा। अरे 0.5 जो भी बोल रहा है गलत है। दीपिका तंवर क्या कर रही है? देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ CH4 कितना दिया हुआ है? 16। कैसे निकालना सिखाया था? जो मास है उसको ऊपर लिख लो और जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूला वहां से डिवाइड लगा, तो ये तो किसका बना गया। फिर मोल्स ऑफ O2, O2 का कितना दिया हुआ है? 16 डिवाइडेड बाय O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, कितना आ गया? 0.5। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का मोल 1 है, टोटल कितना है? ये है, इसका मतलब आपका हो गया 1.5। या आप इसको लिख सकते हो 2/3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है ना? ठीक आ जाएगा 1/3। मैंने मास फ्रैक्शन नहीं पूछा था, मैंने मोल फ्रैक्शन पूछा था। तो मास गिवन है, तो मास को क्या करोगे आप? पहले मोल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? जिन्होंने गलत किया था समझ में आ गया क्या? जिनका गलत हुआ था उनको समझ में आ गया क्या? मास दिया है, पूछा मोल फ्रैक्शन है, तो पहले मास से मोल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने 16 देखा, आपने तो मास फ्रैक्शन निकाल लिया। मास फ्रैक्शन नहीं पूछा था, मोल फ्रैक्शन पूछा था। दिमाग में फिट करो बात। क्वेश्चन क्या पूछता है वो ध्यान दें। हाँ, मास फ्रैक्शन होता तो 0.5 आपका सही था। चलिए अब बताइए। मैं कहता हूं कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बेटा ये होता है C2H5OH in its 46% weight by weight aqueous solution। Calculate mole fraction of ethanol in its 46% weight by weight aqueous solution। तो बताइए भैया इसका आंसर फटाफट।
अरे मोल फ्रैक्शन 1 कैसे आएगा अरुणा? फ्रैक्शन तो हमेशा पॉइंट में आएगा। तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, आप फ्रैक्शन को 1 बोल देते हो, 2 बोल देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? 0.5 अमन। लावण्य जग्गा, वेरी गुड। क्या मतलब आप पढ़ते नहीं है? देखो सुनो, ये कल पढ़ा था क्या, वेट बाय वेट? प्रज्ञा फलोदिया, ठीक है। रिया सेगल पूरा एक गलत। नेहा दादीज गलत। कार्तिक बंसल ठीक है। वेदांत गलत। अरे भाई लोगों क्या करते हो तुम, हाँ तो तुमने डिसअपॉइंट कर दिया मेरे को। अरुणा गलत एकदम। देखो क्या बोला है, 46% वेट बाय वेट, ध्यान दीजिए क्या मतलब समझे कि इसमें 46 ग्राम इथेनॉल है और बचा हुआ 54 ग्राम वाटर है। अरे पहले ये समझ में आया, परसेंटेज का मतलब टोटल कितना होगा 100, तो 46 अगर इथेनॉल हुआ तो 54, लक्षित यादव गलत है। 54 ग्राम क्या हो गया आपका? अब देखो, आपको मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास। हाँ निखिल से है। तो अब देखो इसके मोल निकालो पहले तो। 46 इथेनॉल का मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, 46 ही आएगा। और वाटर का मोलिकुलर मास आता है 80। ये तो हो गया 1, ये हो गया 3, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो क्या हो गया 1, 1 + 3 यानी कितना हो गया 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 3, 1 + 3 कितना हो गया 3/4। अरे बेटा आप 0.46 कर रहे हो कहीं, तो क्या कर रहे हो बताओ? मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। तो कल ये पढ़ा था आपने 46%, याद कीजिए। इसका मतलब समझ में आया था, 46% वेट बाय वेट का मतलब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, नहीं निकालना तो मैंने निकाल के लिख दिया, कोई गलत बात नहीं है, कोल का निकालना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, इसका मीनिंग समझे आप, कि मैंने बोला था 46%, इथेनॉल इसमें इतना था, तो बाकी 100 में से 46 यानी 54 क्या रह गया, वाटर रह गया ना, रह गया कि नहीं रह गया? तो मास है आपके पास, मैंने मास फ्रैक्शन नहीं पूछा था। थोड़ा अटेंटिव रहे क्लास में, कुछ भी आए आंसर ठोक रहे हो। कुछ बच्चे तो 1 भी बोल रहे हैं। अरे मोल फ्रैक्शन हमेशा पॉइंट में आएगा। ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, चलें आगे। देखो आपको मास दिया रहेगा और मोल परसेंटेज पूछे तो पहले एमडी करो, पहले मोल निकालो।
हाँ भैया देखो, अपन ऐसा बोलते हैं कि 28% weight by weight aqueous solution of a substance, है ना। का मोलिकुलर वेट मैंने आपको दे रखा है 56। then calculate mole fraction of water। क्या बोला, 28% एक्वस सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 56, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसके फाइंड आउट करने हैं, वाटर के फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो बताइए करके। प्रज्ञा फलोदी 8/9। चलो देखो चेक करो सही है आपके। देखो 28% है ना, इसका मतलब 28 ग्राम वो सब्सटेंस होगा, तो बाकी बचा हुआ 72 ग्राम वाटर हो जाएगा, पक्का। ठीक है। तो बताओ इनके मोल निकालो। 28 का मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 56, 0.5। 72 डिवाइडेड बाई 18, ये 4 है कि नहीं है। तो अब क्या करना है, इसका निकालना आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई ये 4/4.5। हाँ सही है, बहुत से बच्चों का सही है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 9/2 ऊपर चला जाएगा 8/9। इसका 8/9 आ गया, तो दूसरे का आप निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। क्या ये वैरायटी समझ में आई, क्या ये वैरायटी समझ में आई न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो आप लोग क्या गलती कर रहे थे समझ में आया, मास देना उसको क्या करना है, पहले क्या करना है बोलो साहब, मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है क्या बच्चों। चलो अब अपन चलते हैं और आगे थोड़ा सा। देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं, एक टर्म है पार्शियल प्रेशर, बहुत काम आएगा आपका केमिस्ट्री के अंदर, तो ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब ये होता क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो सुनो, मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 3 अलग अलग गैसेज हैं ए बी सी। इसके मैंने मोल मान लिए 2 मोल, इसके मैंने मान लिए 3 मोल, इसके मैंने मान लिए 5 मोल। मान लिए ए के 2 मोल, बी के 3 मोल और सी के 5 मोल, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसमें कंटेनर में ऐसा बोला कि टोटल प्रेशर 50 एटीएम है, कितना एटीएम है 50 एटीएम। तो 50 एटीएम में से ए कितना लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है और सी कितना लगा रहा है ना। तो टोटल में से कोई एक पार्ट जितना प्रेशर लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं कहता हूं कि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, पी मतलब प्रेशर ऑफ ए। क्या करना है, इसका निकालना है, उसके मोल ले लो, ले लिया, डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितने हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है।
इसका मतलब कितना आ गया 1080। बी को निकालना है, मोल कितने हैं 3/10 इंटू 50 कितना आ गया 15 ATM आ गया। सी निकालना है 5/10 इंटू 50 कितना आ गया 25 आ गया। अब इन तीनों के प्रेशर को जोड़ो, देखो वापस कितना आ रहा है 50 ATM आ रहा है क्या बोलो। तो कैसे निकालोगे पार्शियल प्रेशर, देखो 2/10 3/10 5/10 एक तरह से मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दिया नहीं कर दिया, अरे समझ में आया क्या, है ना। तो बोलो पार्शियल प्रेशर कैसे निकला, पार्शियल प्रेशर निकला आपके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है बोलो समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर समझ में आया, एक गैसियस मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। वो कैसे निकालेंगे, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, बस इतना सा करना है, समझ में आ गया बोलो। अरे समझ में आएगा नवाबों, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, देखो मैं कहता हूं पीए पीबी पीसी, इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो लेते, देखो 10 50 25 क्या आया 235 आया, बताओ। अच्छा इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं, मान लीजिए तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.2 0.3 0.5 सिमिलरली रहेगा। अच्छा इनके मोल का रेशियो लेते हैं, बोलो क्या रहेगा 2 3 5। एक बार बताइए सारी चीजें एक ही जैसे चेक करो 10 15 25 235 0.2 0.3 0.5 वही आएगा 235 और मोल का रेशियो भी वही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोल का रेशियो होता है या जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा। देखो मोल का रेशियो क्या है 235, तो आप देखो 10 15 25 इसमें भी रेशियो वही आ रहा है, चेक करो 10 15 25 वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक गैसियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मोल का जो रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा और वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा। समझ में आ गया क्या, क्या ये बात समझ में आई, ये न्यूमेरिकली यहाँ पे प्रूव हो रहा है, चेक कर लो। अरे ये बात समझ में आई क्या, तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में आया हुआ है, स्टेटमेंट को अपन लिखेंगे, पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। चलो जी लिखो, लिखिए लिखिए इन ए gaseous mixture, in a gaseous mixture pressure which is applied by particular gas is known as partial pressure। in a gaseous mixture pressure which is
applied by particular gas is known as partial pressure. आगे लिखिए ratio of partial pressure is similar to ratio of mole or mole fraction. Ratio of mole or mole fraction. ये नोट कर लिया आप? आगे चले अरे आगे चले क्या हाँ अभिषेक चौधरी सर वो चैट कर रहा था तब ऐसे ही हो गया सर रिसेंट। तो एक चीज बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए कि मेरे पास देखो एक कंटेनर के अंदर 80 ग्राम मीथेन है, ठीक है? फिर आपकी 30 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, ठीक है ना? और में 44.8 लीटर CO2 एट STP पर, ठीक है? इसमें टोटल प्रेशर आपका दिया हुआ है 24 atm। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो सबके पास से प्रेशर बता दीजिए। देखो अगेन आपको पहले ग्राम मॉलिक्यूल और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करता है एमडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मोल निकालो। देखो देखो मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा 80 ग्राम दिया है, मीथेन का कितना होता है 16 हो गया। आपको अमोनिया के निकालना है, ये मॉलिक्यूल दिए हुए देखो 30 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23 कितने आ गए 5। और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर कितना दिया हुआ है
44.8। तो एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। कितना आ गया 2 मोल आ गए। तो मोल्स आ गए, तो टोटल मोल बताओ। टोटल मोल हो गए 12,552 हो गए। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर निकालना है मीथेन का। मीथेन के मोल 5 डिवाइड बाय 12 24 कितना आ गया 10। ऐसे अमोनिया का जाएगा कितना 5 डिवाइडेड बाय 12 into 24 ये आ गया 10। और प्रेशर ऑफ CO2 अब जो बच गया उसका आ जाएगा 2 by 12 into 24 कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो समझ में आया ये। देखो ले दे के सारा गेम मोल पे जी। जिसको मोल आने लग गया ना वो आराम से कर सकता है। मोल अगर आ रहा है तो आप कर पाएंगे, मोल अगर आपको नहीं आ रहा तो नहीं कर पाएंगे आप। तो समझ में आ गया भाई। यानी मोल की कैलकुलेशन आपको ढंग से आना चाहिए। चलें आगे। चलो बात को आगे बढ़ाएं थोड़ा। अब अपन एक नए कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, ठीक है। तो नया कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। हेडिंग डाल लीजिए मोलैलिटी, ठीक है ना। क्या है मोलैलिटी, MOLALITY मोलैलिटी। देखो सुनो, मोलैलिटी क्या होती है तो समझना ढंग से। बहुत सिंपल सी बात है। देखो कि मान लीजिए मेरे पास ये 10 kg वाटर है। वाटर मतलब सॉल्वेंट है क्या। वाटर तो सॉल्वेंट है। इसमें मान लीजिए मैंने 2 मोल शुगर मिला रखी है। क्या मिला रखी है 2 मोल शुगर मिला रखी है। तो 10 मोल वाटर में कितने मोल शुगर है 2 मोल है ना है। तो मुझे बताओ 10 केजी में, सॉरी 10 केजी में 2 मोल है, तो 1 केजी वाटर में शुगर के मोल कितने होंगे। लो साहब देवाशीष कह रहा है 5। वाह भाई वाह, छा गया तो तुम। देखो 10 केजी वाटर में 2 मोल शुगर है, तो 1 केजी में पूछा था तो 2/10 यानी 0.2 या 1/5, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात आपने क्या की कि आपने 1 केजी सॉल्वेंट में क्या निकाला। आपने 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल निकाल लिए, है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट उसको क्या बोलेंगे, उसको मोलिटी बोलते हैं। समझ में आया। तो देखो मोलिटी का मतलब क्या हुआ। मोलिटी स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें केजी। डेफिनेशन समझ में आई क्या। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे 2, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना था, केजी में लेना ये ध्यान रख लेना। इसमें डेफिनेशन है 10, तो 2/10। समझ में आई बात। अरे डेफिनेशन समझ में आई क्या। आ गई तो फिर लिखो।
लिखिए लिखो बेटा, moles of solute, moles of solute which are present in 1 kg solvent, moles of solute which are present in 1 kg solvent। ठीक है, चलिए अब देखिए सुनिए, अगर आपसे मैं इसकी यूनिट पूछूं, यूनिट समझते हैं, एक तो इसका जो सिंबल है वो इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना, मतलब जो इसका नेम का जो पहला वर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मोलेलिटी स्मॉल है, ठीक है। एक देखो और क्या लिख सकते हैं, ये मोल है और ये केजी है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, यूनिट समझ में आ गई। ये तो इसका सिंबल है, ये तो इसका जो सिंबल है उस सिंबल को यूनिट के तौर पे काम में ले सकते हैं। जैसे किलोग्राम होता है ना, तो किलोग्राम का आपने के लिया और जी लिया तो केजी बना लेते ना यूनिट ग्राम में, जैसे जीएम, तो वैसे ही इसका जो नाम है उसका पहला वर्ड ले ले स्मॉल एम, ध्यान है ना, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, कैपिटल एम एक और आगे आएगा आपका, समझ में आया यूनिट, समझ में आ गई क्या बात। चलिए अब एक बात बताइए कि क्या ये कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा क्या, क्या ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, वेरी गुड नेहल यादव, क्यों नहीं होगा, तभी भी यस बोल रहे हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ देखो अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये रिसेंटली नीट में आया क्वेश्चन है, 2018 या 17 में आया क्वेश्चन है ये, तो यूनिट समझ में आ गई। और फिर क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देवाशीष कल क्लास में थे आप, तो फिर वॉल्यूम आपको याद है क्या बोला था कल, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा आपका, चेंज आएगा ना। हाँ चड्डा जी, सर इथेनॉल हुआ सॉल्यूट तो यहाँ पे कहा इथेनॉल, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ना, हेलो बेटा, इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं चाहिए तेरे को, हैं कार्तिक चड्डा, अब तूने अगर 10 किलो पानी लिया, अरे मैंने इथेनॉल के लिखा ही नहीं यार, यहाँ पर कहाँ इथेनॉल लिखा हुआ है, तो कहाँ घुस गया इथेनॉल में, वाटर लिखा हुआ है, और चाहे इथेनॉल ले लो तो क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्वेंट ले ले, हीट करने पर मास चेंज होता है क्या, इथेनॉल ले ले चल, हीट करने पर मास चेंज होता है क्या, मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है, इतना छोटा सा कंसेप्ट है यार, तुम लोगों को समझ नहीं है। हेलो चड्डा साहब, सर सॉल्यूट कह रहा हूँ मैं, इथेनॉल हुआ तो सॉल्वेंट नहीं। लिखा हुआ है,
चेक कर, कोई सा भी ले ले तू, मास लेगा तो मास चेंज होगा क्या? नहीं सर। मैंने अभी वॉल्यूम तो बोला ही नहीं। ठीक है। बेटा देखो सुनो, कई बच्चे अभी भी इसमें गलत कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दो चीजें हैं, एक है मास, एक है वॉल्यूम। जैसे आप वाटर को ठंडा करते जाओ तो वो सॉलिड आइस में आ जाता है, का वॉल्यूम अलग आएगा। गर्म करते जाओ वेपर फेज में आ जाएगा, वॉल्यूम अलग आएगा। लेकिन अगर आप 1 kg वाटर लिया और 1 kg वाटर को आपने अगर फ्रीज किया तो बेटा बर्फ 1 kg रहेगी। और अगर आपने 1 kg वाटर को हीट किया, वेपर बनी उसकी, ऐसा नहीं है कि 1 kg से 10 kg बन गई, मास तो 1 kg रहेगा ना, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता सपोज कि 1 kg दूध को गर्म किया और 10 kg दूध हो गया, अपन फिर सारे दूध ही बेचते ना, बड़ा प्रॉफिट वाला काम होता। 1 kg दूध लिया, गर्म किया, 10 kg हो गया। होता है क्या आपके घर में कभी? वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। 1 kg वाटर लो, आप उसको गर्म करो, वेपर बन गई। इथेनॉल लो, कुछ भी लो, आप गर्म करोगे, मास उतना ही रहना है, चेंज सिर्फ वॉल्यूम होगा। तो समझ में आएगी क्या बात? चड्डा साहब, चड्डा साहब समझ में आया क्या? सर आ गया। चलो बेटा सुनो, आज की क्लास अपन इतना ही करते हैं। अब सुनिए, कल आपका प्रैक्टिस पेपर है और परसों आपका जो पहला पेपर होगा। तो कल मैं आपको पेपर भेजूंगा 5 बजे, ठीक है ना? आप उसको सोल्व करके उसके आंसर मतलब ओमार सेंड करूंगा, तो उसको ओमार मुझे सेंड करना, फिर मैं आपको आंसर की दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर आप बताना कितने क्या बने आपके, ठीक है? एंड सेकंड, जो बच्चे अभी नए आए हैं या अगर आपका कोई भी दोस्त आपसे पूछ रहा है तो उसको बोले कि मेरे साथ बात कर ले। उन नए बच्चों की कल क्लास लगाऊंगा मैं 1 बजे दिन में। तो जो भी बच्चा कल 1 बजे क्लास लेना चाहता है, आप में से भी कोई, वो मुझे अभी थोड़ी देर बाद मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? कार्तिक बंसल की 5 बजे क्लास है, कोई बात नहीं, आप उसको पेपर को बाद में कर लेना। हाँ निहल यादव। सर हेलो मैं पूछ रही थी कि मोल कॉन्सेप्ट कहाँ तक आ रहा है सर? यहाँ तक जितना आपने कराया है उतना आ रहा है क्या कल? बेटा मोल कंसेप्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म से पहले बिल आएगा, आज वाला ओके और कल सर, वाला नहीं थैंक यू। आएगा, ठीक है? जहां से अपन ने कंसंट्रेशन स्टार्ट की थी ना, वो नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? यानी आज की क्लास और कल की क्लास नहीं आएगी, ठीक है? आपको मैं 5 बजे पेपर सेंड करूंगा, समझ में आ गई बात? आप मुझे 6 बजे तक आप अपनी ओमार भर के मुझे सेंड कर देना, पेपर पे लिख के उसका फोटो खींच के, जो भी आपको, फिर मैं आपको आंसर की दूंगा, आप चेक करके बता देना मुझे। समझ में आ गई बात? ईमानदारी से पेपर करना, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ आपको। अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो मेरी बात। पेपर 5 बजे है, कल प्रैक्टिस पेपर है। आप पहले देखो कि पेपर किस तरह से आता है, कैसे करना है, क्योंकि आप आपके लिए नया होगा पेपर, ठीक है? और जो बच्चे नए हैं, जो अभी इस वीक में जुड़े हो या एकदम ही नए बच्चे हो, आजकल में जुड़े हो, तो कल 1 बजे क्लास लगाऊंगा मैं, मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल कंसेप्ट है उसको रिवाइज कराऊंगा मैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर नया हो या कोई नया जुड़ना चाहता हो आपका फ्रेंड, तो आप अभी मुझे मैसेज कर देना जिस बच्चे को भी कल क्लास लेनी है। और जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ बेटा दे सकते हो, आप ईमानदारी से 1 घंटे में करके दे देना। आप अगर किसी क्लास है तो बाद में दे देना, है ना? और जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, प्लीज वो अपनी फीस डिपॉजिट करवाएं, नहीं तो बेटा फिर मैं मंडे ट्यूसडे से फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है ना? ये ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखना, कई लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब
अभी पढ़ाने में क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो बेटा कुछ भी नहीं लग रहा होगा इन्वेस्टमेंट, है ना। अब कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, तो प्लीज ऐसा ना बोलें, है ना। इन्वेस्टमेंट तो 10 मिनट बोर्ड पे खड़ा होके बोले तो समझ में आ जाएगी क्या इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। तो प्लीज ऐसा ना बोले, जिनको पढ़ना है वही अटेंड करे क्लास, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है कैसे है वो तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। तो प्लीज ऐसे स्टेटमेंट ना दें आप लोग, कोई भी हो आप में से, अपने पेरेंट्स को भी ये बात बोल दें। चलो, तो जिसको कल क्लास अटेंड करनी हो वो मुझे सेंड कर देना।